बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब न्यूरोनल सर्किट्स पढ़ते हैं जिसमें एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो आउटपुट सिग्नल होता है उसको डिस्कस किया ऐसे है। तो इसमें जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें ये कहते हैं ना कि एक ही फाइबर आती है, जिस तरह ये डिसेंडिंग फाइबर है, ये एक ब्रांच दे देते हैं किस चीज़ में, ये दो अल्फा न्यूरॉन मैंने ड्रा किया है एंटीरियर ग्रेहान में से है। ये जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ये एक वाला किस चीज़ को, इस लिक की जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको दे देती है सप्लाई, और ये जो दूसरा है ये दे देते हैं फ्लेक्सर को। अब लेट से हमने इस लिक को इस तरफ फॉरवर्ड मूव करना है, तो ये न्यूरॉन क्या करते हैं, इसको एक्साइट कर देते हैं, और दूसरी तरफ ये जो न्यूरॉन है ये क्या करते हैं, इस फ्लेक्सर मसल को इनहिबिट करते हैं। ये क्यों, यहाँ से एक्साइटेटरी सिग्नल आते हैं, वो इस न्यूरॉन को दे देते हैं एक्साइटेशन और ये इसको कंट्रैक्ट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये न्यूरॉन क्या करते हैं, एक कोलेटरल ब्रांच दे देते हैं जो जाता है एक एंटर न्यूरॉन पर। उस जब वो एंटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाए वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देते हैं इस न्यूरॉन पर, और वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इस न्यूरॉन को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो मसल होता है ये इनहिबिट हो जाते हैं और इस तरह जो हमारा लेके वो फॉरवर्ड मूवमेंट कर देता है। इस टाइप ऑफ सर्किट्स को क्या कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिटरी सर्किट्स। ये है। अब इसी तरह की हमारे ब्रेन में भी सर्किट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के ओवर एक्टिविटी को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अब इसके बाद आ जाता है प्रोलॉन्गेशन ऑफ सिग्नल बाय न्यूरोनल पूल अब आफ्टर डिस्चार्ज। ये किस तरह कहते हैं, इसमें ये कहते हैं ना कि एक इनपुट आ जाता है वो दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट कर देते हैं और उससे आउटपुट डिस्चार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं आफ्टर डिस्चार्ज फिनोमेना। अब ये जो आउटपुट है ये या तो मिली सेकेंड के लिए बहुत कम वक्त के लिए रहेगा या प्रोलॉन्गेशन करेगा। अब ये जो प्रोलॉन्गेशन करता है इसके लिए दो फिनोमेना है, एक फिनोमेना को बोलते हैं साइनेप्स आफ्टर डिस्चार्ज, दूसरी को बोलते हैं रिवर्बरेटिंग और ऑसिलेटरी सर्किट। तो अब ये जो साइनेप्टिक आफ्टर डिस्चार्ज वाला फिनोमेना है उसको इस तरह डिस्कस करते हैं। अब ये जो साइनेप्टिक आफ्टर डिस्चार्ज होता है इसमें क्या होता है कि एक सिंगल न्यूरॉन आ जाते हैं वो दूसरे के साथ साइनेप्स कर देते हैं और फिर वो आउटपुट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा ना वो इस बॉडी को ओवर एक्साइट करेगा और ये कंटिन्यूसली आउटपुट की सिग्नल्स देंगे। तो ये जब ये कंटिन्यूस आउटपुट सिग्नल्स देंगे तो ये आउटपुट सिग्नल ज्यादा मिलीसेकंड के लिए रहेंगे, तो इसी तरह हमारा सिग्नल जो होता है उसका प्रोलॉन्गेशन हो जाता है। दूसरी नंबर पर आ जाते हैं रिवर्बरेटरी सर्किट। तो रिवर्बरेटरी सर्किट में भी इसी तरह है लेकिन थोड़ा अलग फिनोमेना है क्योंकि इसमें कोलेटरल ब्रांचेस होते हैं। इसमें जो ए नंबर कैटेगरी है इसमें यह आता है कि एक इनपुट सिग्नल दे देते हैं, यहाँ ये क्या करते हैं इस सोमा को क्या एक्टिवेट कर देता है, ऐसे है। अब ये सोमा जब आउटपुट देगा लेकिन ये एक कोलेटरल ब्रांच देते हैं अपनी ही सील बॉडी को, सोमा को, और जब ये सिग्नल ट्रांसमिट कर देते हैं तो ये वो एक्टिवेटरी सिग्नल इस कोलेटरल ब्रांच को देते हैं और वो आ जाते हैं अपनी ही बॉडी को फर्दर एक्टिवेट करते हैं। इस तरह ये साइकिल होता रहता है। अब ये जो कोलेटरल ब्रांच होता है ये क्या करते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं और इसी तरह जो हमारा आउटपुट है वो ज्यादा देर के लिए रहता है। अब जो दूसरी कैटेगरी वाला सर्किट है वो इस तरह की, एक इनपुट वाला न्यूरॉन आ जाता है वो इस तरह, लेट से ये न्यूरॉन नंबर 1 है वो 2 नंबर को एक्टिवेट करता है, 2 नंबर 3 नंबर को और 4 नंबर, और 3 नंबर 4 नंबर को एक्टिवेट करते हैं। अब ये जो 3 और 4 है ये क्या कर देते हैं, ये एक अलग न्यूरॉन को क्या करता है, अपना साइनेप्स दे देते हैं एक्टिवेशन के लिए, और फिर वो न्यूरॉन जाकर जो न्यूरॉन नंबर 3 है और न्यूरॉन नंबर 2 की सोमा है उनको क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन की साइनेप्सिस दे देते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी एक पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म हो जाता है और आउटपुट का प्रोलॉन्गेशन हो जाता है। अब सर्किट नंबर सी में क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह का सिस्टम होता है कि एक इनपुट आ जाता है सी है, वो इस तरह इस न्यूरॉन को साइड इस तरह फिर ये अपनी ही कोलेटरल ब्रांचेस दे देते हैं और वो भी अपनी सोमा को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन क्या होते हैं अदर सोर्सेज, मतलब अदर न्यूरॉन से भी इनको एक्सेसरी इनपुट्स आ जाते हैं, या तो वो इनपुट एक्साइटेशन करेगा जिसको फैसिलिटेशन करेगी कहते हैं, या वो इनपुट क्या करेगा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाएगा जो या इस बॉडी को डायरेक्टली या यहाँ पर जो एक्साइटेशन के लिए एंटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको इनहिबिट करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि ये जो आउटपुट सिग्नल है ये किस तरह स्टिमुलेट यानी कि स्ट्रेंथन हो जाए या किस तरह डिप्रेस हो जाए। अगर ये फैसिलिटेटरी न्यूरॉन एक्ट करेंगे तो ये आउटपुट क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देगा, और अगर ये इनहिबिटरी आएंगे तो यहाँ पर फिर आउटपुट का स्टिमुलस डिप्रेस होगा। अब ये जो डी वाला फिगर है इसमें क्या कहते हैं कि ये जब आ जाते हैं इनपुट वाली बहुत सारे फाइबर्स, आउटपुट वाली भी बहुत सारे फाइबर्स देते हैं, लेकिन ये बीच में बहुत सारे पैरेलल कोलेटरल ब्रांचेस देते हैं, सही है। अगर ये ब्रांचेस एट अ टाइम एक्टिवेशन ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट का सिग्नल क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और अगर ये थोड़े फाइबर्स एक्टिवेशन करेंगे तो स्पेशल समेशन कम होगा, तो फिर क्या होगा, आउटपुट का सिग्नल वीक होगा। तो इन सारी जितनी भी ये कोलेटरल ब्रांचेस कहते हैं इनको बोलते हैं रिवर्बरेटरी सर्किट या ऑसिलेटरी सर्किट, और ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो कर देती है। अब इसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोलॉन्गेशन फ्रॉम अ रिवर्बरेटरी सर्किट।
इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये फिगर एक्सप्लेन कर देते हैं। इस फिगर में क्या होता है कि पहले एक इनपुट आ जाती है जिससे सिग्नल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर फैसिलिटेटरी न्यूरॉन आएगा, फैसिलिटेशन करेगा, तो ये सिग्नल बहुत ज़्यादा देर तक के लिए लगेगा और यहाँ तक फिर ये डाई आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साइनेप्टिक जंक्शन होगा उसका फटीग हो जाएगा, वो थक जाएगा। सही है। अगर नॉर्मल हो फिर ये इतनी देर तक रह जाते हैं। यहाँ पर टाइम का ग्राफ इसी है। और अगर इनहिबिटरी इसमें ये वाला आ जाए, इनहिबिशन वाला जो एक्सेसरी जंक्शन हो वो आ जाए, फिर क्या हो जाता है कि वो जो इनपुट का आउटपुट एक्साइटेशन है वो क्या करे, वो बहुत कम करते हैं। तो ये क्या डिनोट करते हैं, आउटपुट डिनोट करते हैं। और यहाँ तक ये क्या करते हैं, इनपुट डिनोट कर देते हैं। तो ये तक करेक्टरिस्टिक्स आपा सिग्नल प्रोलॉन्गेशन। इसके अलावा यहाँ पर ये ग्राफ एक्सप्लेन किया है। ये किस तरह एक्सप्लेन किया है, लेट से हमारा एक फुट जो है ना वो क्या हो जाए, कुछ पेनफुल नेल वगैरह उसमें चला जाए, फिर क्या हो जाता है कि हम उसको फ्लेक्स कर देते हैं। ये क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन एक्साइट हो जाते हैं। तो पहले ये एक्साइटेशन बहुत ज्यादा होता है, सही है। तो इतना कंट्रैक्शन कर देते, फिर वो डाई आउट हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा और कंट्रैक्शन, थोड़ा सा और कंट्रैक्शन, और आखिर में ये डाई आउट हो जाते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, फटीग शो करते हैं कि मतलब जो न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेशन है वो टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, कम होता जाते हैं और इसी तरह सिग्नल डाई आउट कर देते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल आउटपुट फ्रॉम अ न्यूरोनल सर्किट। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस इंट्रिंसिक न्यूरोनल सर्किट, दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस रिवर्बरेटिंग सर्किट। इसमें ये कहते हैं कि हमारे सेरेबेलम की जो न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, इनकी मेम्ब्रेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसेप्टर्स और चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से जब ये एक बार एक्साइट हो जाए तो ये रिपीटेडली फायरिंग करते हैं, क्योंकि वो जो आयन चैनल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आयन्स अंदर की तरफ इन्फ्लक्स कर देते हैं। अब ये एक कंटिन्यूसली इम्पल्स भेजता रहेगा, इसका मतलब ये कि इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा। इसके बाद क्या होता है, अगर इसको एक एक्साइटेटरी और सिग्नल आएगा तो इसका एक्साइटेशन फर्दर इंक्रीज करेगा, और अगर इसको इनहिबिटरी सिग्नल आएगा तो इसका फायरिंग जो होता है वो उसको डिक्रीज करता है, अप टू 0 भी ले जा सकता है, मतलब इसको बिल्कुल इनहिबिट कर सकता है। अब इसके बाद आ जाता है ये रिवर्बरेटिंग सर्किट की कंटिन्यूस सिग्नल। सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस ये है ना कि ये जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारे वास्कुलर टोन को, गट टोन को और डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द आइरिस जो आई में है, हार्ट रेट वगैरह, उनकी तरफ ये वाला सर्किट होता है। इसी है ये क्या करते हैं, ये इस ग्राफ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इस ग्राफ को इन्होंने कैरियर वेव का नाम दिया है कि जब पहले आउटपुट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर इनपुट आया, सही है, यहाँ पर ये इनपुट आया, ये फिर आउटपुट दे देते हैं। इसके लिए फिर क्या होता है, एक फैसिलिटेशन का फिनोमेना भी है और इनहिबिशन का फिनोमेना भी है। अब अगर इस सर्किट पर हम आ जाए तो पहले ये जो आउटपुट होता है ये बहुत इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो फिर अगर इसको ये फैसिलिटेशन एक्साइटेशन वाले इंक्रीज होगा, उसके साथ ये भी इंक्रीज होगा। अगर फैसिलिटेशन डिक्रीज होगा, इसके साथ ये आउटपुट का सिग्नल भी डिक्रीज होगा, यानी वीक होगा, सही है। इसका मतलब ये इम्पल्सिस पर सेकंड कम भेजेंगे, इसका मतलब ये इम्पल्सिस पर सेकंड ज्यादा भेजेंगे। फिर आगे फिर उन्होंने थोड़ा एक्साइटेशन इंक्रीज किया है तो फिर इम्पल्सिस पर सेकंड ज्यादा हो गया, मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्पोरल समिशन हो जाएगा और स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस ज्यादा हो जाएगा, सही है। फिर आगे क्या हो जाता है कि इसको एक इनहिबिशन सिग्नल आया हुआ है, इनहिबिशन सिग्नल के लिए के साथ ये क्या हुआ है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, मतलब नंबर ऑफ इम्पल्सेस पर सेकंड कम हो गए हैं। इसके बाद आ जाता है रिथमिक सिग्नल आउटपुट। ये जो रिथमिक सिग्नल आउटपुट होते हैं ये ज्यादातर हमारे जो रिस्पिरेटरी रेट होता है ना, जिसका सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स में होता है, इसके अलावा स्क्रेचिंग मूवमेंट ऑफ बाय हैंड लिग ऑफ डॉग्स या जो पेट्स वगैरह एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी को स्क्रैच करते हैं, वो कंटिन्यूसली अपनी जो पिछले वाले पाव होते हैं वो उससे अपनी बॉडी रब करती है, उसको ये स्क्रेचिंग मूवमेंट कहते हैं। ये भी एक ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है। इसके बारे में भी वही बात करते हैं कि पहले एक इनपुट आ जाते हैं, वो न्यूरॉन को एक्साइट कर देते हैं, फिर वो डिपेंड करता है कि उसको जो है ना फैसिलिटेशन आता है, यानी कि एक्साइटेबिलिटी आती है या इनहिबिटरी आती है, सही है। फिर इन्होंने यहाँ पर जो हमारे करोटिड स्टिमुलेशन है उसको बयान किया है। इस पैराग्राफ में ये कहते हैं ना कि जब हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं ब्लड में, तो करोटिड बॉडी जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको सेंस कर देते हैं और वो ज्यादा ये सिग्नल क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करने लगते हैं और उसको बहुत बढ़ा देते हैं। इससे हमारे रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाते हैं ताकि हमारी वेंटिलेशन अच्छी हो और ज्यादा ऑक्सीजन हासिल करें। तो ये क्या करते हैं, ये वही एक्साइटेटरी स्टिमुलस होता है जो इसको इंक्रीज कर देते हैं, सही हो गया। अब ये बात कहते हैं जो आउटपुट होता है यहाँ पर रिस्पिरेटरी सिस्टम को, वो कौन सा देते हैं, वो प्रीनिक नर्व देते हैं। अल्लाह हाफिज।